प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ई गुरुकुल क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज से हम ई गुरुकुल जो ऑनलाइन क्लासें हैं वहाँ से मैं आपके लिए कक्षा 9 की गणित के बारे में, गणित की संपूर्ण प्रश्नावली को मैं यहाँ पर हल आपको करवाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम जो ये कक्षा है, इस कक्षा को अभी आपको लग रहा होगा एक कि सर बिल्कुल पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा उसमें पार्टिसिपेंट यानी हम उसमें भाग नहीं ले पा रहे हैं, हम सर से प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं कोई कोई प्रश्न को छोड़ूंगा या कोई आपके लिए कोई बात नहीं कर पाऊंगा। ये पक्का मान के चलना, जो क्लासें होगी आप बिल्कुल, अगर आप एकाग्र ध्यान से अगर आप उसको समझेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे नहीं आएगा। और फिर भी ये जो हमारी ई गुरुकुल जो मेरा चैनल है, इस चैनल से मैं आपको प्रत्येक संडे, प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन बात करूंगा। तो 6 दिन में जो हमने पढ़ा है, उस 6 दिन की जो हमारी जो कठिनाई आपको रह जाती है, मैं मानता हूं कि कठिनाई बालक को रहती ही रहती है। तो आप उस 6 दिन का जो हमारा पढ़ाया हुआ जो भाग है, उसकी जो कठिनाई है, उसके जो डाउट्स है, उन डाउट्स को दूर करने के लिए हम प्रत्येक संडे आपके लिए डाउट्स क्लास की ऑनलाइन क्लास आपके बीच में देंगे, जिसमें आप मेरे से जुड़ पाओगे और मेरे से बात कर पाओगे और मेरे से प्रश्न को डायरेक्ट पूछ पाओगे। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके हम आज हमारी प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली जो आज हम बात करेंगे प्रश्नमाला 6 पर। मैंने प्रश्नमाला 1 से लेकर प्रश्नमाला 5 को पहले नहीं लिया है क्योंकि वो बीजगणित से संबंधित है। मैंने सीधा का सीधा ही आपको ज्योमेट्री या ज्योमेट्री से प्रश्न मैंने लिया है, जिसको आप बोलचाल की भाषा में रेखागणित बोलते हो। और ये हिंदी मीडियम का जो हमारा चैनल है वो आपके लिए बहुत उपयोगी, बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये जिस पुस्तक पे हम बात कर रहे हैं, ये पुस्तक एनसीईआरटी की है, अपने राजस्थान ही नहीं अभी तो पूरे भारत में एक ही पुस्तक चलती है। तो पूरे भारत के विद्यार्थी जो भी हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए काफी उपयोगी कारगर सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हम बात करते हैं रेखाएं और कोण। अक्सर तो मैं देखता हूँ, बालकों से पूछता हूँ तो बालकों को ऐसा लगता है कि सर हमें ये जो रेखा गणित, जिसको हमारे राजस्थान की बोलचाल जैसे है तो क्या ज्योमेट्री का पोर्शन है, लेकिन हम इसको रेखा गणित, क्योंकि रेखाओं का गणित हम समझते हैं इसको। और जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ ए लाइन, रेखाओं को परिभाषित कीजिए, तो बालक परिभाषा नहीं बता पाता। तो आप ये ध्यान करके चलना कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होते हैं, त्रिभुज क्या होते हैं, समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा से कौन कौन से कोण बनते हैं जब उसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो इस पर मैं आज आपके लिए पूरा का पूरा मेरा ये लेसन लेके आया हूँ। आप इसको अक्सर आप देखें, समझें। जो बालक कक्षा 9 के हैं वो इसको 9 तक सीमित नहीं रखें, क्योंकि इसका उपयोग सीधा सीधा कक्षा 10 के अंदर होगा। अगर आपने यही कक्षा 9 के अंदर इस पोर्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो कक्षा 10 में आपको परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेखा और कोण की। तो सबसे पहले जो आधारभूत जो परिभाषाएं हैं उसमें आ गई आपकी बिंदु की परिभाषा की डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट। बिंदु होता क्या है? जैसे मैं यहाँ पर इस रूम के अंदर यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब से मेरे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे ये मेरा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने ये बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मेरे सामने यहाँ पर लगभग मान लीजिए कि आप 30 बच्चे यहाँ पर मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं। अब पीछे वाले बच्चे से मैंने पूछा है कि बताओ मेरी स्थिति कहाँ पर है, तो उस बच्चे ने कहा सर आपकी स्थिति यहाँ पर है। इसको मैंने ए नाम दिया। ये बालक था बी, सी, डी और ई। ये क्या है? छोटे छोटे जो मैंने डॉट आपको प्रदर्शित कर रहे हैं, बिंदुओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये क्या है? बिंदु है, लेकिन अभी बिंदु नहीं, अभी कौन हूं? जैसे ए पर कौन हूं? मैं खड़ा हूं यहाँ पर बोर्ड के पास। तो पीछे वाले बालक ने कहा कि सर आप है ना, जो कि बोर्ड के पास जो बिंदु है जिसपे ए लिखा हुआ, उस ए पर आप स्थित हो।
तो ये बिंदु क्या कर रहा है, आपकी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम जैसे सोशल साइंस के अंदर हम पढ़ते हैं या ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं भारत के नक्शे के बारे में कि बताइए कि राजस्थान कहाँ पर है, ये राजस्थान हो गया। अब वो राजस्थान में पर्टिकुलर पूछ लेता बताइए कि जयपुर कहाँ पर है, तो वहां पर गुरुजी हमको ऐसा बिंदु बना देते हैं कि जयपुर है। तो क्या एक्चुअल में जयपुर है कि आप कहोगे कि सर ये नक्शे के अंदर जो आपने जो स्थिति भरी है ये कौन है यहाँ पर इस बिंदु पर, तो आप कहोगे सर जयपुर है। तो जयपुर क्या बता रहा है, एक स्थिति बता रहा है। तो ये जो बिंदु होते हैं ये बिंदु किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी स्थान की वो स्थिति बताते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। ये क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आती है परिभाषा रेखा की। रेखा, जैसा कि पाठ का ही नाम हमारा रेखा, रेखा एवं कोण। अब रेखा की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में आप देखते हो कि जब हम बरसात रुकने के बाद में जब हम गुजरते हैं तो हमारे पैरों के क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। जैसे मैंने पैरों के निशान को बोलते हैं पगडंडी बोलते हैं। अब जो शहर के बच्चे हैं वो इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, इस एग्जाम्पल को, लेकिन आप ये समझें कि जैसे हम रेत पे गए, रेत पे जब बरसात रुकती है, जब हम चलते हैं वहां पर, तो आप कहोगे सर हमारे पैर के निशान वहां पर छपते हुए चले जाते हैं। और ये निशान क्या, दोनों तरफ ही बहुत लंबी पगडंडी है, चलती जा रही है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो आप इसमें ये कहोगे कि ये जो मार्ग है, ये मार्ग इधर भी चल रहा है अनवरत, यहाँ पर भी ये चलता जा रहा है और इधर भी ये चलता जा रहा है। और ये जब 1 2 3 4 जब बहुत सारे यहाँ पर होके व्यक्ति निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, तो ये आपको क्या प्रदर्शित करेगी, रेखा प्रदर्शित करेगी। यानी ये जो आपको ये बहुत सारे बिंदुओं का बिंदु पथ नजर आ रहा है, ये अनवरत बाईं ओर और दाईं ओर दोनों तरफ क्या है, चलता जा रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ तक गिर गया, ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसी तरह यहां से भी ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये जो चित्र है, ये जो आपको मैंने यहाँ पर जो चित्र बनाए, चित्र किसको प्रदर्शित करेगा, रेखा को। अर्थात रेखा में क्या होता है कि जो ये आपकी जो पगडंडी चल रही है, ये आपके जो चित्र आपको नजर आ रहा है, ये बाईं ओर और दाईं ओर नियमित रूप से क्या बढ़ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेखा से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे इसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर, जैसे ये ए बी है, ए बी दिया है इसको नाम, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ ए बी और इसके सिर पर इस प्रकार का चिन्ह लगा देंगे। तो ये किसको प्रदर्शित करेगी डियर स्टूडेंट, ए बी। या आप कहोगे सर ये रेखा है, क्योंकि आपने चिन्ह प्रदर्शित किया है कि रेखा बाईं और दाईं दोनों तरफ से क्या चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, इस तरह की स्थिति आती है। इसके बाद में आती है आपके नंबर 3। नंबर 3 है रेखाखंड। रेखाखंड, अब रेखाखंड के बारे में हमको यहाँ पर समझना है कि रेखाखंड होता क्या है। अब इसका संधि विच्छेद कर दो, रेखा प्लस खंड, यानी रेखा का टुकड़ा। आप हिंदी में पढ़ते हो, संस्कृत में पढ़ते हो, संधियों के बारे में आपने पढ़ा है। इसका संधि विच्छेद कर देंगे और संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा रेखाखंड। ये आपकी रेखा और इस रेखा का खंड, खंड का क्या हो गया, टुकड़ा। यहां से हमने क्या किया, रेखा को तोड़ दिया, तोड़ के क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। ये ए और ये इसको क्या नाम दिया, बी। अभी इसको क्या बोलते हैं, रेखाखंड। क्या कहते हैं इसको, रेखाखंड, यानी रेखा का वह भाग जिसके 2 अंत बिंदु हो। अंत बिंदु का मतलब यहाँ पर ये रेखा देखो, पूरी रेखा तो बाईं और दाईं ओर बराबर चल रही है, लेकिन यहां से हमने तोड़ा तो इसके देखो, जब हम बाईं ओर जाएंगे तो इसका अंत बिंदु क्या हो गया, बी वाला हो गया। जब लेफ्ट साइड आएंगे तो इसका अंत बिंदु क्या हो गया, ए हो गया। तो इस आकृति को क्या कहते हैं हम, रेखाखंड। इस प्रकार भी समझे, रेखा का टुकड़ा, और रेखा के टुकड़े को क्या कहते हैं हम, रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, अब आती है चौथी डेफिनेशन हमारे पास। चौथी डेफिनेशन आती है किरण की। किरण क्या होती है।
आप देखिए, जैसे ये कोई अंत बिंदु है और ये राइट राइट एंड की तरफ ये नियमित तौर पर क्या कर रही है, चल रही है। क्या कर रही है, नियमित तौर पर ये क्या कर रही है, चल रही है। तो रेखा का वह भाग जो एक अंत बिंदु से प्रारंभ होकर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, हम इसको कहेंगे किरण। और चाहो आप इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो, ये जैसे ए और ये बी लिया, तो ये ए बी और ये इस तरीके से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया। तो ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये जो ए बी, और इसके जो सिर पे जो ये लाइन बनी हुई है, तीर का निशान लगा हुआ है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, किरण को प्रदर्शित कर रहा है। हम किरण तक आए, हम बिंदु से प्रारंभ हुए, यानी आधारभूत कंसेप्ट है ये, बिंदु से प्रारंभ, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण। अब किरण के आगे बढ़ते हैं, कोण पे चलते हैं। ये चौथे नंबर पे जो डेफिनेशन आती है वो आती है कोण की। कोण होता क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने एक बालक से पूछा कि बेटा बताइए आप कि कोण क्या होता है, एंगल की क्या परिभाषा। तो बालक ने कहा नहीं गुरुजी, मैं कोण तो बना सकता हूँ लेकिन मुझे परिभाषा पता नहीं है। तो आप इसकी परिभाषा को समझे। आपको मैंने अभी अभी किरण के बारे में बताया कि रेखा का जो एक अंत बिंदु, अंत का मतलब जहां पर जिस पर वो बिंदु, वो रेखा क्या हो रही, समाप्त हो रही है। तो इस अंत बिंदु से जब रेखा, चाहे आप लेफ्ट साइड बढ़ा दें, चाहे राइट साइड बढ़ा दें, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी, किसी तरह, ऐसा नहीं है मैंने इसी तरीके से खींचा था, आप इसी को किरण बताएं। आप चाहो तो इस तरीके से भी आप रेखा कह सकते, ये किरण कह सकते हो। आप इधर से भी ये किरण कह सकते हो, आप यहाँ इस प्रकार भी किरण कह सकते हो। तो ये सब किसको प्रदर्शित कर रही है, किरण को। किरण में आपको पता लगाना है कि एक तो अंत बिंदु होना चाहिए, एक क्या है, ये निरंतर चल रही है। इस तरीके से ये किसको प्रदर्शित करेगी, किरण को प्रदर्शित करेगी। अब यहाँ पर कोण में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कोण में क्या, जैसे ये एक बिंदु से, ये समझना है इसको, ये एक अंत बिंदु है, इससे ये रेखा बढ़ रही है, ये अंत बिंदु है, इससे एक रेखा इधर बढ़ रही है। तो आप कहोगे कि ये रेखा नहीं है सर, ये क्या है, किरण है। यहाँ पर भी किरण है, तो ये दो किरणें मिलकर क्या बना रही है, आपके लिए कोण बना रही है। तो आप कहोगे कि जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है तो जो आकृति हमको मिलती है, या आकृति जो बनती है, उस आकृति को हम किस नाम से पुकारते हैं, कोण के नाम से पुकारते हैं। अब कोण का नाम आते, कोण में हमने बचपन में पढ़े हैं, छठी में पढ़े हैं, सातवीं में पढ़े हैं, तीसरी में पढ़े हैं, चौथी में पढ़े हैं, पांचवी में, आजकल तो चौथी पांचवी से ही कोणों का कंसेप्ट वहां पर दे रखा है। तो कोणों में भी कौन कौन से कोण है, जैसे सबसे पहली बात करें इस कोणों में, जैसे आता है न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। दूसरा आता है बी, समकोण, समकोण। तीसरा आता है, तीसरा जिसको सी, समकोण के बाद अधिक कोण, अधिक कोण। फिर आता है डी, चौथे नंबर पे, सरल कोण बोल दो, सरल कोण। ठीक है, ये सरल कोण आ गया। आप इसको एक एक को समझो, आपके ये कोण क्या क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। और ये कक्षा 6, 7 और 8 की बात सर हमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से याद हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको जो हमारी जो ज्योमेट्री की जो ये एक्सरसाइज चल रही है, रेखा गणित की जो एक्सरसाइज चल रही है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, मान के चलना। तो देखो न्यून कोण, न्यून यानी कम कोण, यानी वह कोण जो 0 डिग्री से तो क्या हो, बड़ा हो, और कहाँ 90 डिग्री से क्या हो, छोटा। कहां से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। आप लिखोगे 0 से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, आपको चित्र बनाया, चित्र जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया, ये 60 डिग्री का। आप कहोगे सर ये 60 डिग्री का जो आपने कोण बनाया है, ये कोण कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा। क्योंकि आपने जो बताया हमें
कि वह कोण जो 0 डिग्री से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ऐसा कोण कौन सा कोण कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। इसके बाद में आता है बी वाला समकोण। समकोण वह कोण जो 90 डिग्री का हो, यानी 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थी, समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, या जो कोण हमने बनाया है, इस कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, समकोण कहते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ओके, इसके बाद में अधिक कोण आ गया। अधिक कोण में क्या करेंगे, जैसे आप समझना, 90 डिग्री से तो होना चाहिए बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा, वह 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से तो क्या होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा होना चाहिए, और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसा कोण कौन सा कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए चित्र बना दिया, ये वाला चित्र। अब आप कहोगे सर ये जैसे 120 डिग्री का कोण है आपके पास, तो इसको आप कह दोगे कौन सा कोण है, यह अधिक कोण है। अब आता है अगला सरल कोण। सरल कोण से तात्पर्य यह है कि वह कोण जो 180 डिग्री का हो, कितने डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, और 180 डिग्री के कोण को ही हम सरल कोण भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम भी है, उसे बोलते हैं ऋजु कोण। कौन सा कोण बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसे ऋजु कोण भी बोलते हैं। और ऋजु कोण या सरल कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। इसके बाद में देखिए एक और आता है प्रतिवर्ती कोण, ये डी के बाद में ई वाला, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, जैसे मैंने एक आपके लिए चित्र बना दिया। अब आप कहोगे सर ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए हम कहेंगे कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 से क्या हो, छोटा। देखो यहां से आपको लग ही रहा है 180 डिग्री से तो बड़ा लग रहा है, और 360 से क्या हो रहा है, छोटा, क्योंकि 360 का अर्थ तो पूरा पूरा राउंड हो गया। तो ये देखो 180 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और 360 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो ये लिखेंगे 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा। ऐसे कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो हमने यहाँ पर कोण की परिभाषा लेकर हमने यहाँ पर इन कोणों को समझा। ये कोण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रश्नावली की दृष्टि से, क्योंकि पाठ का नाम ही क्या है, रेखा एवं कोण। अब आप कहोगे कि सर इन कोणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो इन कोणों का उपयोग देखो हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला आता है जैसे न्यून कोण। अब आ गया न्यून कोण त्रिभुज। तो आप कहोगे त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। 3 कोण होते हैं, तो तीनों कोण 90-90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, जब तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। क्योंकि न्यून कोण की परिभाषा क्या है कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर समझना ए के लिए ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से क्या है, छोटे छोटे हैं। और हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी तरह समकोण त्रिभुज, ये जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 का। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसी तरह अधिक कोण का बनाते हैं, ये देखो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण लिया, तो ये मैंने यहाँ पर ये चित्र बना दिया, ए बी और सी, ये आ गया अधिक कोण त्रिभुज। तो इस तरीके से हम इनको त्रिभुजों के रूप में भी यहाँ पर उपयोग में लेंगे। इस परिभाषा को, जो कि कोण की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। अब आगे चलते हैं।
आप देखिए अगली जो परिभाषा हमको यहाँ पर समझनी है वो परिभाषा आती है पूरक कोण और समपूरक कोण की। हमने चूंकि छोटी कक्षाओं में पढ़ी है परिभाषा, इसको एक बार रिकॉल के रूप में रखें और आपके पाठ्यक्रम में भी ये सारी परिभाषाएं हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरक कोण की। पूरक कोण की क्या परिभाषा है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर नीचे चित्र बनाए, तो ये तो ले लिया मैंने त्रिभुज, ये जो त्रिभुज क्या मैंने कोण बनाया है यहाँ पर, ये कोण जैसे मैंने बना दिया 30 डिग्री का, और ये कोण बना दिया मैंने 60 डिग्री का, और भी मैंने कोण बना दिए, ये बना दिया मैंने 40 डिग्री का, यहाँ पर मैंने कोण बना दिया 50 डिग्री। अब इन चारों कोणों में हम देखें तो हमें ये तो पता है, अभी अभी जो कोण की हमने जो परिभाषाएं पढ़ी है उसमें हम पहचान गए कि ये जो कोण है कि सर सब कोण कैसे कोण है, न्यून कोण। अब न्यून कोण है तो अब दो दो कोणों में हम रिलेशन स्थापित करेंगे कि इस कोण का संबंध इन तीनों में से किसके साथ है, इस कोण का संबंध इन तीनों में किसके साथ है। तो ध्यान से समझना इसको कि यहाँ पर देखो कोण 30 है, कितने डिग्री का है ये, 30 का। यहाँ पर कितने डिग्री का, 60 का। इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर है, यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर है कि नहीं है। तो ऐसे दो कोणों का योग अगर एक समकोण, एक समकोण का अर्थ कितने डिग्री, 90 डिग्री, यानी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के कौन से कोण कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। यानी 30 का पूरक कोण कौन सा होगा, 60। अब मैं कहूं 60 का पूरक कोण किस क्या होगा, तो आप कहोगे 30 होगा सर। तो दोनों जो कोण है, इन दोनों कोणों का जो योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो ऐसे कोण कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए आगे आगे देखिए 40 है, ये 50 है, 40 और 50 का योग कितना हो गया, आप कहोगे सर 90 डिग्री हुआ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 40 का जो पूरक कोण क्या होगा, 50 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। और जो 90 डिग्री के बराबर होता है दो कोणों का योग, तो वे कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, या उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो ये 40 और 50 भी क्या हो गया, आप कहेंगे सर 50 और 40 जब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। और 90 डिग्री के लिए आपने एक परिभाषा बताई है, और परिभाषा किसकी बताई है, पूरक कोण की। तो हमें पूरक कोण की परिभाषा यहाँ पर याद हो गई। अब आता है अगला समपूरक कोण। समपूरक में क्या किया मैंने, यहाँ पर देखिए ये जैसे मैंने एक कोण बनाया 120 डिग्री का, और यहाँ पर मैंने कोण बना दिया 60 डिग्री बना दिया। यहाँ पर मैंने कोण बनाया 90 डिग्री का, और यहाँ पर भी मैंने कोण बना दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे परिभाषा को देख के। परिभाषा में आपसे कह रखी है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी दो कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर हो गया तो वो कौन सा कोण होगा, संपूरक कोण होगा डियर स्टूडेंट। तो इस संपूरक कोण के लिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 120 डिग्री, यहाँ पर कितना है 60 डिग्री। अगर इन दोनों को जोड़े तो 120 और 60 कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए। तो आप आसानी से कह पाओगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं, संपूरक, सॉरी त्रिभुज क्या कोण, संपूरक कोण है। अब इधर आ जाओ, ये दोनों कोण है, एक तो 90 का है, ये भी 90 का है। तो 90 और 90 कितने हो गए, आप कहेंगे सर जी जब ये 90 को और इस 90 को दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। तो हम कहेंगे कि ऐसे कोण को कौन सा कोण कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा आपके सामने है कि ऐसे दो कोण जिनका योग अगर 90 डिग्री आ गए तो हम कह देंगे वो पूरक कोण है। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो
तो ऐसे जो कोण होंगे उनको हम कौन से कोण कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने छोटी छोटी परिभाषाएं देखी है। कल के जो हमारा जो दूसरा जो हमारा इस प्रश्नावली का जो पार्ट होगा हमारी ई क्लास का, वो इससे भी शानदार आने वाला है। वहां पर हम प्रमेय की बात करेंगे और प्रश्नावली तक कल हम पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।